गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे अकाउंट्स का, जो कि ईएमआरएस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रेडिट परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स इज़ रिकॉर्डेड इन। कोई भी फिक्स एसेट का अगर हम क्रेडिट में परचेस करते हैं तो उसे कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑप्शन ए है जनरल प्रॉपर, ऑप्शन बी परचेस बुक, ऑप्शन सी केस बुक, ऑप्शन डी पीटी केस बुक। तो इसका राइट आंसर होगा परचेस बुक। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट एक्रूड मीन्स एक्सपेंसेस हमने पेड कर दिया लेकिन वो अभी तक एक्रूड नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा पेड कर दिए, एडवांस में पेड कर दिए। तो जब भी कोई हम एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा पेड कर देते हैं जो कि समय से पहले ही पेड कर दिया जाए, तो वो किस नेचर में आएगा, कैपिटल एक्सपेंसेस में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, प्रीपेड एक्सपेंसेस में या कैश एक्सपेंसेस में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल एक्सपेंसेस। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन अंडर द रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। हम हर एक साल डेप्रिसिएशन करते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में, तो अमाउंट क्या होता है। ऑप्शन ए है रिमेनिंग सेम ओवर ईयर, सारा साल सेम रहता है। ऑप्शन बी है डिक्रीज ईयर बाय ईयर, प्रत्येक साल डिक्रीज होता है। ऑप्शन सी है इंक्रीज ईयर बाय ईयर, हर साल इंक्रीज होता है। ऑप्शन डी है फ्लैक्चुएटेड, घटता बढ़ता रहता है। जब भी हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में करते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, बी नंबर, डिक्रीज होता है। जैसे कि मैंने 10,000 में एसेट परचेस किया, उसका 10% के हिसाब से एक साल का डेप्रिसिएशन करेंगे तो 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000। 1,000 में बैलेंस हुआ 9,000। अब नेक्स्ट ईयर में हम लोग क्या 9,000 पर डेप्रिसिएशन करेंगे 10%, तो इसका हो जाएगा कितना 900 रुपया। तो फिर आ जाएगा 8,100। तो इसी टाइप से हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए बट रॉन्गली इंटर्ड इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी, द रेक्टिफाई ऑफ द एरर विल रिजल्ट इन। तो इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे तो हमें क्या एरर पता चलेगा। पहला है ऑप्शन ए इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी डिक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट घट जाएगा। ऑप्शन सी नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी ईदर ए और बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन केस रिसीव फॉर सर्विस रेंडर इन अ पास्ट। कोई पास्ट में कोई सर्विस करवाए थे, उसका केस हम आज रिसीव कर रहे हैं, तो क्या इफ़ेक्ट होगा। ओनर्स इक्विटी इंक्रीज़ हो जाएगी। बी नंबर करेंट एसेट्स इंक्रीज़ होगा। सी नंबर प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। डी नंबर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। हमारा पिछला साल का बाकी पैसा मिला तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्टॉक इन हैंड ऑफ द कॉन्साइनी इज वैल्यू। कॉन्साइनी के हाथ में कोई स्टॉक है तो वो कौन से वैल्यू में होगा। ऑप्शन ए एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लेस। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम होगा उसी वैल्यू में। ऑप्शन बी एट सेलिंग प्राइस में। ऑप्शन सी एट कॉस्ट प्राइस आफ्टर इंक्लूजन ऑफ proportionate non-recurring expenses, या ऑप्शन डी एट कंसाइनमेंट प्राइस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एट कंसाइनमेंट प्राइस, क्योंकि कॉन्साइनर कॉन्साइनी को एक
प्राइस रेंज देता है उसी रेंज में उसे वस्तु प्रदान करता है आगे बेचने के लिए। तो कंसाइनमेंट प्राइस पर ही कंसाइनी के हाथ में क्या रहेगा, गुड्स रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा कंसाइनमेंट प्राइस के ऊपर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नोटिंग चार्ज आर पेड बाय। नोटिंग चार्ज पेड कौन करेगा, द ड्रॉई, बी द ड्रॉवर, सी द पेई, डी द एक्सेप्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द ड्रॉई। जिसके नाम से बिल ड्रॉन होगा वही पार्टी नोटिंग चार्ज पे करेगा। मान लिया जाए ए बिल ड्रॉ कर रहा बी के नाम से, तो बी के नाम से जब बिल ड्रॉ होगा तो चार्ज जो है वो बी ही पेड करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यूएशन प्रोसीड्योर फॉर स्टॉक इज कॉस्ट और नेट रिसीवेबल वैल्यू विच इज लोअर, द प्रोसीड्योर फॉलोइंग एज पर। तो यदि कोई वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कॉस्ट में हो या नेट रिसीवेबल वैल्यू में हो, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा, तो इन दोनों में प्रोसीड्यूर वैल्यू किसे माना जाएगा। ऑप्शन ए हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी गोइंग कॉन्सन कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। में ये बोला गया है कि जब भी स्टॉक का प्रोसीड्यूर वैल्यू निकालेंगे तो वो कॉस्ट और नेट रिसीवेबल वैल्यू में विच एवर इज लोअर जो होगा वही स्टॉक का प्रोसीड्यूर वैल्यू माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इनकम रिकॉग्नाइज ऑन केस बेसिस। जब इनकम को केस बेसिस पर रिकॉग्नाइज होगा और एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज इन एक्रूअल बेसिस, एक्सपेंडिचर को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे। द सिस्टम टर्म इज, तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है। नंबर ए एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग बोला जाता है, नंबर बी केस बेसिस अकाउंटिंग बोला जाएगा, नंबर सी मार्चेंटाइल बेसिस अकाउंटिंग बोला जाएगा, नंबर डी हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग बोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइब्रिड बेसिस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें कौन सा ऐसा है जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्यों, क्योंकि वो कैपिटल पर ही चार्ज होता है। आर्किटेक्चर फीस, बिल्डिंग का फीस एक बार पेड कर दिए तो वो जब तक बिल्डिंग है तब तक चलेगा। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में वैसे खर्चे को लिया जाता है जिसे तो हम एक फिनंशियल ईयर में पे करते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है एक से ज़्यादा फिनंशियल ईयर में रहे। आर्किटेक्चर फीस उसी तरह है, बिल्डिंग बनाने से पहले मैंने आर्किटेक्चर को पैसा दिया, वो बिल्डिंग का डिज़ाइन बना, उसके बाद बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग जब तक 50 साल तक बिल्डिंग रहेगा तो वो खर्चा 50 साल के लिए ही मेरा हो गया, लेकिन मैंने उसे एक बार ही किया था। सी नंबर ऑप्शन है डिमोलाइजेशन कॉस्ट, बिल्डिंग को तोड़ने का खर्चा, तो ये क्या है, ये भी कैपिटल के लिए ही लगाया गया खर्चा है। ऑप्शन डी लीगल कॉस्ट फॉर बाइंग प्रॉपर्टी, ज़मीन खरीदने के लिए कोई लीगल कॉस्ट पे करना। तो ये जो है ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ऑप्शन डी। अगर हमारा क्लास से आपको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी MCQ आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।